तक चलेगी। ये आपके हर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पहला प्रश्न 16 नंबर से ही स्टार्ट होगा। देखिए पहला प्रश्न में क्या पूछा। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। तो पादप कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति, बाह्य आवरण होते हैं। लेकिन जंतु कोशिका होता तो कोशिका झिल्ली। ये बता चुके हैं हम लेक्चर में, आपको आसानी से प्रश्न जवाब दे दिए होंगे। आइए देखते हैं हम अगले को। अगला आपसे पूछा है कि पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं, ऐसा कौन है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला आपसे प्रश्न पूछा है जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, बता सकते हैं कोई? जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। जल की मात्रा मैंने बताया कितना % है, ये अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं? तो यहाँ हमने कोशिका के 2 टाइप बताए थे, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम होते हैं, क्योंकि वहाँ भी कोशिका को नष्ट करने वाला होना चाहिए, तभी तो कोशिका नष्ट होगा। समसूत्री विभाजन होते हैं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है और संगठित नाभिक नहीं होता है। लाइसोसोम दोनों में ही होते हैं। आइए देखिए अगले प्रश्न को। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और डैश को छोड़कर, मतलब किसे छोड़ करके कोशिका भित्ति पाया जाता है? बोला है जीवाणु को छोड़ करके, नीलहरित शैवाल को छोड़ करके, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति जो है ना, नीलहरित शैवाल को छोड़ करके सभी में पाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल को छोड़ करके सभी में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं सब में कोशिका भित्ति होगा, नीलहरित शैवाल को छोड़कर। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। निम्न में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नर्ग है? मतलब नर्ग अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ये बोला है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में या जीवाणु कोशिका में, या इनमें सभी? तो इनमें से सभी में होंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ नर्ग के रूप में होता है। इन निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन नहीं पूछा है? तो जीवाणु तो प्रोकैरियोटिक होता है, माइकोप्लाज्मा भी होता है, साइनोबैक्टीरिया भी होता है। मतलब बैक्टीरिया है तो जीवाणु ही होगा। अमीबा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है प्रोटिस्टा में, पादप में, जंतुओं में, इनमें सभी। तो इनमें से सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। अब यहाँ फिर से पूछा है पादप कोशिका में, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, प्लास्टिड पादप कोशिका में होता है, हरित लवक पादप कोशिका में होता है। इनमें से सभी पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में क्या नहीं रहता है ये पूछा गया है। अनुपस्थित होने का मतलब यही होता है। तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिड आपको है पादप कोशिका में होता है। प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ाए हैं, आसानी से अगर आप पढ़े होंगे तो याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो आपको लेक्चर देखना चाहिए। आइए समझते हैं नेक्स्ट। कोशिका भित्ति अनुपस्थित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है, जीवाणु में होते हैं, पादप में होते हैं, कवक में भी होते हैं। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, इस बातों को ध्यान रखें। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी है? शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी है? तो शैवाल हो या पादप हो, दोनों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बना होता है, तो ये ध्यान रखना। आपसे पादप पूछा है कि पादप की कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पादप की कोशिका भित्ति में सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमिलोज भी पाया जाता है, पैक्टिन भी पाया जाता है। इनमें से सभी पाए जाते हैं। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि लिग्निन का काम है मजबूती बनाना, क्यूटीन का काम है जल का ह्रास से बचाना, और सुबेरिन का काम है जल संवहन करना। तो सुबेरिन का काम जल संवहन नहीं है, बल्कि ये गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली आपको ध्यान रखना है
कि प्रोटीन और लिपिड दोनों के ही बने होते हैं। सेलुलोज की कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, इसी बात को ध्यान रखें। इसीलिए यहाँ कोशिका झिल्ली पूछा है, तो लिपिड मैंने बताया था, लेकिन प्रोटीन भी उसमें रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन और लिपिड का बना है कोशिका झिल्ली। निम्न में से कौन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली इसमें से कौन है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, राइबोसोम झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली ही वर्णात्मक परागम्य झिल्ली है, जिसको हम अर्ध परागम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका झिल्ली के आर पार जाने का आने का दो प्रक्रिया आते हैं, एक तो विसरण होता है और एक प्रासरण होता है। ठीक है, यहाँ पदार्थ है इसीलिए आपको विसरण और प्रासरण दोनों होंगे। अगर यहाँ पे गैसीय पदार्थ होता तो विसरण होता, और अगर द्रव पदार्थ होता तो प्रासरण होता। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रासरण होगा, जल की अणु प्रासरण विधि से होता है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की जो रचना है उसे केवल किससे देख सकते हैं? तो केवल हम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। आइए समझते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो जीव द्रव्य में होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य होता है, यही इसी का नाम जीव द्रव्य है। मतलब जीव द्रव्य में आपको ध्यान रखना है कि उसी के बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक और उसके बीच में द्रव होता है, तो इस द्रव का नाम होता है जीव द्रव्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करता एक और भी है, कोलिकर को भी कहा गया, ध्यान रखेंगे। कोलिकर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है। ऑप्शन में कोलिकर है तो कोलिकर आपको लगाना। ठीक है, रॉबर्ट हुक आपको कोशिका के खोज किया है। ल्यूवेन हुक के बारे में आप जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया अगर नाम पूछेगा आपसे तो नाम देने वाला आपका है बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने वाला बेंडा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? तो मैंने बताया था कि क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, जहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। मैंने क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस दोनों के बारे में बताया, आशा करते हैं कि आपको याद भी होगा। निम्न अभिक्रिया डैश में होती है, मतलब ये जो अभिक्रिया दिया गया यहाँ पे, ये अभिक्रिया किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होगा, केंद्रक द्रव्य में होगा, रसधानी में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हुआ है, तो ये जो है क्रेब्स चक्र का दिया हुआ है। क्रेब्स चक्र किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखिए कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा गया था? पावर हाउस, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया। निम्न में से किसमें कोशिका को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो आत्महत्या की थैली किसको कह रहे हैं? वही नष्ट करेगा, लाइसोसोम। मतलब पूछने का तरीका थोड़ा जो है ना घुमा घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए सभी तरीके को अगर आप देखे रहेंगे तो आप जो है ना प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे। इसीलिए ये टेस्ट सीरीज आया है, नहीं तो टेस्ट सीरीज लाने का जरूरत नहीं था। सिर्फ पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं होता है, बल्कि टेस्ट सीरीज और बार बार इसको देखने से आपको याद हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिए। आइए हम समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है? अगला प्रश्न आपसे बोला है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज जो है आपको डी डुबे के द्वारा किया गया। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है, तो पाचक थैली और आत्महत्या की थैली दोनों है, पचाने का भी काम करता है, इसीलिए यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। निम्न में से कौन रंगहीन लवक है, मतलब रंग नहीं होते हैं? तो ये ल्यूकोप्लास्ट में रंगहीन लवक है। जैसा कि हमको पता है कि लवक के 3 प्रकार है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ऐसा मैंने बताया था, याद होगा। एक वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक और एक हरित लवक, 3 लवक हैं जो हमने पादप कोशिका में बताया था। आशा करते हैं आपको ल्यूकोप्लास्ट याद रहेगा। ये रंगहीन है और ये जड़ में होता है, पादप के जड़ में। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल बोला है, तो क्लोरोफिल तो उसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका के रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी में हरित लवक होता है। हरित लवक कोशिका का रसोई घर है। पत्तियां का पीला रंग डैश के कारण होता है?
तो पीला रंग जो है, हरा रंग नहीं पूछा है, अगर हरा रंग पूछता तो ये क्लोरोफिल होता। पीला रंग पूछा है, इसलिए कैरोटीनोइड के कारण पीला रंग हो जाता है। पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है, कौन सा धातु पर्णहरित में होता है अर्थात हरित लवक में होता है? तो हम ये भी बताए हैं आपको, मैग्नीशियम धातु उसमें होता है। आगे प्रश्न देखिए, बोला है डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसी पदार्थ संचित होते हैं। तो ये अवर्णी लवक में होते हैं। अवर्णी लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें स्टार्च होता है, तेल होता है और प्रोटीन होता है, रंगहीन होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? मतलब राइबोसोम के बारे में बोला है कि कौन सा गलत है, असत्य है। तो असत्य को आपको ढूंढना है। तो राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? आप देखिए, इसकी खोज पैलेट ने की। यह प्रोटीन और आरएनए से बना है। यह केंद्रिका में बनता है। तो राइबोसोम केंद्रिका में, इससे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। तो ये सभी के सभी सही हैं। केंद्रिका में बनता है, ठीक है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना है, राइबोसोम सही है। और पैलेट ने इसकी खोज भी करी है, ये भी सही है। बशर्ते कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इसे देखा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे डी गलत है। राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, तो राइबोसोम। ऊर्जा गृह कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इस बातों को ध्यान। आत्महत्या की थैली कौन है, तो राइबोसोम। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला, आगे प्रश्न बोला है कि डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों में कौन होता है, तो लाइसोसोम दोनों में ही होते हैं। ऐसा मैंने पहले भी आपको बता चुका, ठीक है, कि लाइसोसोम आपको दोनों में होंगे। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ये बोला है। तो प्रोटीन बनाने वाले आपको राइबोसोम है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है। अंतःप्रद्रव्य जालिका किसमें नहीं रहता है, ये पूछा गया है। पादप कोशिका में, यकृत कोशिका में, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं होता है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ डैश लगे होते हैं। मतलब जहाँ खुरदरी हो, चिकनी में तो राइबोसोम नहीं होता है, खुरदरी में होता है। ऐसा मैंने जब अंतःप्रद्रव्य जालिका में बताया था तो उसमें बताया था चिकना में नहीं होता बल्कि खुरदरा में होता है, उबड़ खाबड़ जो उठा निकला रहता है। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज जो है करता है पोर्टर है। इस बातों को ध्यान कर लीजिए। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? तो गोल्जी की कैमिलो गोल्जी, ऐसा बता चुके हैं कि गोल्जी का खोज कैमिलो गोल्जी ने ही किया था। ईआर में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक लिए जाते हैं। मतलब पैक ईआर जो होता है, ईआर में जो जालिका है, एक्सटोडर्मी जो है, वो आपको किस में संश्लेषित होगा? तो मतलब जो संश्लेषित होगा तो उसको बंडल कौन बनाएगा? तो गोल्जी उपकरण का काम है बंडल बना करके भेजना। ऐसा मैंने बताया था जब गोल्जी उपकरण पढ़ाया था। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण आपको ध्यान रखना है कि यहाँ यह जो है लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण में ही होता है। एक बार कंफर्म हो लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, हालांकि गोल्जी उपकरण में ही होना चाहिए। आगे है, गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। गोल्जी उपकरण का कार्य कौन नहीं है? जटिल शक्कर का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, कोशिका भित्ति और झिल्ली का निर्माण में भाग लेना, राइबोसोम का निर्माण करना। तो राइबोसोम का निर्माण करना गोल्जी उपकरण का काम नहीं है, क्योंकि गोल्जी उपकरण का काम जो है राइबोसोम का निर्माण करना नहीं है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग। पादप कोशिका का सबसे बड़ा अगर कोशिका अंग पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कोशिका अंग गोल्जी उपकरण, राइबोसोम और रसधानी। सबसे बड़ा कोशिका अंग अगर रसधानी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग जो है आपको है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और केंद्रक। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग, एक मिनट बंद करो तो। जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो केंद्रक है। निम्न में कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में कौन अनुपस्थित है? तो इसमें जो है ना सभी वो अनुपस्थित होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ना लाइसोसोम होता है, ना गोल्जी का होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्न कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है?
निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? तो इसमें जो है डिक्टियोसोम में गोल्जी उपकरण होता है, डिक्टियोसोम में। टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है। तो टोनोप्लास्ट आपको ध्यान रखना है कि यह जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ का एक झिल्ली होता है, टोनोप्लास्ट। डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पे जंतु कोशिका में रसधानी तो दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होते हैं। कोलोरोप्लास्ट तारकाय सिर्फ जंतु कोशिका में, कोलोरोप्लास्ट दोनों में नहीं होता है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा डैश केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो केवल जंतु कोशिका में कौन पाया जाता है? तारकाय जो होगा दोनों में नहीं होगा, क्योंकि कोलोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में होता है, रसधानी दोनों में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में तारकाय आंसर हो जाएगा। तारकाय दोनों में नहीं होगा, सिर्फ जंतु कोशिका में होगा। सेंट्रोसोम की खोज किसने करी थी? तो सेंट्रोसोम की खोज बेंडेन ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज बेंडेन ने किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ऊर्जा उत्पादन, केंद्रिका झिल्ली में निर्माण, प्लाज्मा झिल्ली में निर्माण, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का काम होता है, कोशिका विभाजन से संबंधित है सेंट्रोसोम। आगे आपसे पूछा है कि डैश में रसधानियाँ बहुत बड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है कि पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस आपका गोल्जी उपकरण जो पैकेट बना करके करता है इधर उधर, ट्रैफिक पुलिस कहा गया है गोल्जी उपकरण को। आगे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सा एक रसधानी का कार्य नहीं है? रसधानी का काम कौन नहीं है बोला? पादप कोशिका में यह दृढ़ प्रदान करता है। यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि का स्टोर करता है। तो यह भी सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अवशिष्ट, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, ये गलत है। तो यही कार्य नहीं है, बाद बाकी सभी सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे अतिरिक्त पानी का अवशिष्ट करता है, तो शुगर, प्रोटीन और अम्ल का स्टोर करता है। यह दृढ़ता प्रदान करता है रसधानी, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। इस बातों को ध्यान रखें। प्रोटीन का निर्माण करने वाला राइबोसोम है, इस बातों को ध्यान रखें। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क आपको ध्यान रखना है केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक ही सब चीज़ का संचालन करता है, कंट्रोल करता है। तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। 75 है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक का खोज करता रॉबर्ट ब्राउन है या रॉबर्ट हुक? बता सकते हैं, ब्राउन ही होगा। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? वास्तविक केंद्रक का अभाव किसमें होगा? तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा यूकैरियोटिक कोशिका होता है, तो स्वाभाविक है कि इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। इस बातों को ध्यान, अविकसित केंद्रक होता है। आगे है केंद्रक द्रव में महीन धागे जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे डैश कहते हैं। तो महीन धागे जैसी जाल जैसी संरचना को हम क्रोमैटिन कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि केंद्रक द्रव में महीन जैसे धागे संरचना होगा, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म तो पूरा जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बराबर क्या होंगे? तो डीएनए और हिस्टोन मिलकर के न्यूक्लियोसोम भी बनता है, क्रोमैटिन भी बनता है और गुणसूत्र भी बनते हैं। ये सारे के सारे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डैश में संगठित हो जाते हैं। जिस समय कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमैटिन जो होता है किस में संगठित हो जाता है? तो ये गुणसूत्र में संगठित हो जाते हैं। उस समय गुणसूत्र बन जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ही जिस समय कोशिका विभाजन होता है वो गुणसूत्र के रूप में संगठित हो जाता है। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो गुणसूत्र का खोज कर्ता का नाम यहाँ पे होफमिस्टर है। होफमिस्टर क्या है खोजकर्ता का नाम? इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि बाल्टियर भी बाल्टियर जो है गुणसूत्र के खोजकर्ता के रूप में आते हैं, लेकिन होमफेयर इसमें दिया गया है आंसर में, आप देख लीजिएगा। डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन, कोशिका के निर्माण एवं संगठन बोला है डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं देती है। तो सभी सूचना देने वाले डीएनए होता है। अगले प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किससे अनुवांशिक का वाहक कहा जाता है? अनुवांशिक का वाहक भी डीएनए को कहा जाता है। अनुवांशिक का वाहक डीएनए है।
डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए का जो खंड है उसका नाम जीन है। आगे है डैश के आनुवांशिक पदार्थ और डैश एक आनुवांशिक इकाई है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और जीन एक आनुवांशिक इकाई है। ऐसा ऑप्शन किसमें है देख लीजिए। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और जीन आनुवांशिक इकाई है। इकाई पूछे तो जीन होगा, पदार्थ पूछे तो डीएनए होगा। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो टेलोमियर है, क्रोमैटिड है और सेंट्रोमियर है। सेंट्रोसोम जो है ना गुणसूत्र का भाग नहीं है, एक अलग भाग है। इस बातों को ध्यान रखेंगे जो कोशिका विभाजन में कार्य करता है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं मतलब जुड़ते हैं उसे डैश कहते हैं। तो जिस बिंदु पर क्रोमैटिन संलग्न होंगे सेंट्रोमियर कहा जाता है, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आगे है कैरियोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? तो कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन। माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, केंद्रक विभाजन नहीं, केंद्रक विभाजन होगा, सॉरी। केंद्रक विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और वही आपका है कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आगे है आपसे पूछा है कि डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतित कोशिका का निर्माण होता है। तो दो को निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब समसूत्री विभाजन में ऐसा होता है। आगे आपसे वही प्रश्न पूछा है कि डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतित, जब चार संतित का निर्माण होगा तो ये हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन में चार संतित होते हैं। आगे डैश बनने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन होते हैं। तो समसूत्री विभाजन शुक्राणु और अंडाणु में नहीं होते हैं, बाद बाकी सभी में होते हैं। तो बोला ए बी को छोड़कर सभी समसूत्री विभाजन होंगे। सभी में समसूत्री, हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है सब में समसूत्री विभाजन होता है, सिर्फ शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर। आगे देखिए, आगे आपसे बोला है कि एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो 2n ही होगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन में सेम ही गुणसूत्र होते हैं। मानवों के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानवों के लिए गुणसूत्र युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं, ना कि शुक्राणु ना कि अंडाणु। ठीक है, ये ध्यान रखें। युग्मनज जब हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो उसमें 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? मतलब समसूत्री विभाजन में कौन नहीं होता है? तो प्रोफेस होता है, मेटाफेस होता है, एनाफेस भी होते हैं। डिप्लोटिन नहीं होता है, ये समसूत्री विभाजन का फेज नहीं है, 3 ही फेज है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा है डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है। तो समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण जो है आपको ध्यान रखना है एनाफेज। एनाफेज जो है और मेटाफेज 20 का प्रोफेज पहला है, दूसरा मेटाफेज और तीसरा एनाफेज है, जो कि अंतिम चरण माना जाता है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। मतलब किस फेज में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं? तो ये जो है आपको गायब होता है, ये मेटाफेज में गायब हो जाते हैं, बीच वाले फेज में गायब हो जाते हैं। आगे है समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर होता है? सॉरी, ये एक मिनट, ये माफ कीजिएगा, इसमें एनाफेज होता है। गायब जो होता है वो होता है आपको एनाफेज में। वही मध्य रेखा पर किसमें होगा? तो मध्य रेखा पर होगा मेटाफेज में। मध्य रेखा से मतलब ही होगा मेटाफेज, और एनाफेज में गायब हो जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखें, इसका राइट आंसर मेटाफेज होगा। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोफेज में दुगुनी हो जाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो पुनः प्रकट किस में हो जाएंगे? तो पुनः प्रकट एनाफेज में हो जाते हैं। आगे देखिए, डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री वन विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। डैश कभी विभाजित नहीं होती। तो तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। अपना राइबोसोम और डीएनए किसमें है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और लवक में भी डीएनए होता है, राइबोसोम भी होते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे डी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएनए पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। झिल्ली रहित कोशिकांग, जिसमें झिल्ली नहीं होता है, वो कोशिकांग कौन है? तो झिल्ली रहित कोशिकांग जो है आपका राइबोसोम है। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। उसके बाद आपका है डैश। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है ना, इस सभी में अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु में भी, नीलहरित शैवाल में भी और माइकोप्लाज्म में भी। झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं। मानव कोशिका के सर्दी में सही कथन चुनना है संदर्भ में।
तो मानव कोशिका के संदर्भ में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका ही है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु ही सबसे छोटी कोशिका होती है। अंडाणु, मादा अंडाणु जो होता है सबसे बड़ी कोशिका, इनमें सभी सही है। सबसे बड़ी कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका इसमें बोला गया है कौन है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो है ना सबसे बड़ी कोशिका होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। डैश सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन यहाँ पे मानव पूछता तो यहाँ पे शुक्राणु हो जाता, मानव नहीं पूछा इसलिए माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश हो सकती है, 1 मीटर तक एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई हो सकती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला है कि डैश कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल किसे कहा जाता है, तो ये कोशिका विज्ञान का जो क्लासिकल काल है वो 19वीं सदी को कहा जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लवक की खोज किसने की, तो लवक की खोज आपको हिकल ने किया है। लवक की खोज हिकल ने किया है। केंद्र में केंद्रिका की खोज किसने की है, तो केंद्र में केंद्रिका की खोज, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, हम कंफर्म नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या 46 ही होता है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार को कहा जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है, मतलब नाभिक में तो होते ही हैं, और किस में डीएनए होते हैं, तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। लवक में भी डीएनए होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पर बदलता है, तो एटीपी में आपको क्लोरोप्लास्ट में बदलेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा एटीपी के रूप में बदल जाता है। आगे प्रश्न आपसे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन ढूंढना है। यहाँ पे बोला है प्रयास लघुतम स्वजीवी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, तो यही सही है, बाद बाकी सभी गलत है। ठीक है, विषाणु का जो है ना एकल आरएनए तंतु से बना होता है विषाणु, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आपसे क्या पूछा है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 ही होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का जोड़ा 23 जोड़ा होता है। जोड़ा में पूछे तो 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो अधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन के कारण अधिक विविधता पाए जाते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है, तो याद रखिए तितली में जो है, तितली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पादप कोशिका तंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है, तो पहले से भी आपको पता है कि पादप कोशिका और कई प्रकारों से अलग है। जीव द्रव्य उपस्थित होते ही हैं, कोशिका भित्ति नहीं उपस्थित होते हैं, दोनों में इस प्रकार अलग है। दोनों में कोशिका भित्ति नहीं, एक में कोशिका झिल्ली है तो एक में कोशिका भित्ति है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होंगे। आगे है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो ऊर्जा गृह जिसको पावर हाउस कहेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस, तो फिर दोबारा पूछ दिया, और ये सारे पूछे गए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो घुमा घुमा कर उसी प्रश्न को पूछे जाते हैं। कोशिका का शक्ति वही बोला है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को होगा, ये भी पूछे गए हैं, बीपीएससी में 2018 के प्रश्न है। आगे है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली आपको बताया है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, तो यहाँ ये भी पूछे गए हैं आपको आरओ मेंस के एग्जाम 2013 में। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिका में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, तो राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका में प्रोटीन संश्लेषण की सबसे बड़ा भूमिका है। इस बातों को प्रोटीन की फैक्ट्री इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो लसिका कोशिका आपको ध्यान रखना है, यह जो है तिल्ली में बनता है। लसिका कोशिका तिल्ली में बनता है, तिल्ली है। आगे है आपसे अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्तंभ कोशिका के अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। इस कथन में 3 सही है, एक ये और ये गलत है। स्तंभ कोशिका वस्तुतः अंतःकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो जाती है, मतलब कोई भी स्तंभ को अगर आप काट देते हैं तो स्वयं ही वो जीवित हो जाता है अगर उसको गाड़ देते हैं तो। और उसके बाद है कि भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है,
जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जाता है। तो ये दोनों ही 4 और 3 सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? मतलब स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण में कौन असत्य है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करता है, ये एक अधिक प्रकार की प्रविष्ट कोशिका को बनाने की क्षमता रखती है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार की विशिष्ट कोशिका का बनाने में क्षमता रखती है। ये गलत है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकत्व और आणविक नियंत्रण को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हेमोप्टोसिस। हेमोप्टोसिस कहा जाता है ऐसे। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु, कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को हम हेमोप्टोसिस कहते हैं। आगे भी बता चुका हूँ कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी और 36 एटीपी आपका क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन से नहीं 38 होता है, 36 नहीं, 2 नष्ट हो जाता है, 36 बच जाता है, 38 होते हैं क्रेब्स चक्र में। टोटल मिला के 40 होते हैं, लेकिन बचता कितना है? 38 है, क्योंकि 2 नष्ट हो जाता है आपका क्रेब्स चक्र में। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है? तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। आगे है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे है कि संवहनी पौधों के पानी ऊपर किससे जाते हैं? तो वो पानी जो है ऊपर जाने के लिए जाइलम टिश्यू होता है, जिससे पानी ऊपर जाता है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन आपको ध्यान रखेंगे, वाई पुरुष जीन संगठन है, या एक्स वाई भी होता है, तो वाई नहीं होगा, यहाँ पे एक्स वाई दोनों होंगे। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। खुराना यहाँ पर आंसर दिया है, खुराना हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो तना काट गन्ना में प्रयोग होता है, कपास में नहीं, केला में नहीं, आम में नहीं, गन्ना में आपको तना काट के रोपा जाता है। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ, तो 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ जो है जल है। जल जो है ना प्रत्येक सेल में 80% से भी अधिक होता है। आगे मानवों की पाचन को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। तो किसको काम में लाया जाता है? किसको काम में ज़्यादा लाया जा रहा है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट को अत्याधुनिक समय जो है ना काम में लाए जा रहे हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की आधारभूत इकाई है? तो सबको पता है कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई या हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। तो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के पुनर्उत्पादन से, अजैविक पदार्थों से, जीवाणु के किण्वन से, पूर्व स्थिति कोशिका के विभाजन से। तो इसमें से एक से अधिक के कारण होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम में मिलते हैं। तो झिल्ली रहित अंगक जो है आपको मतलब जिसमें झिल्ली नहीं होते हैं, केवल प्रोकैरियोटिक केवल यूकैरियोटिक दोनों, तो दोनों में ही झिल्ली रहित अंगक पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोकैरियोटिक में ही होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही देखे जाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम तो झिल्ली रहित है, इसीलिए दोनों में होंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो ये हरित लवक के द्वारा संचित किया जाता है प्रकाशीय ऊर्जा को, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे है जैव कोशिका निम्न में से अनुपस्थित होता है। तो जैव कोशिका किस में अनुपस्थित होता है? तो जैव कोशिका आपको ध्यान रखना है, बोला जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जैव कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जंतु कोशिका यहाँ समझा गया जैव कोशिका का मतलब। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। तो डीएनए की जो श्रृंखलाएं होते हैं हाइड्रोजन बांध में बंधी होती है। डीएनए बहुलक है। तो डीएनए जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, याद कर लेंगे। आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ आंसर भी दे दिया है, अगर आपको कोई लग रहा है कि मिस्टेक है तो यहाँ से आंसर से भी मिला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे आंसर दिया गया है। अब 1-2 हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा इस बीच में, तो आप इसको सुधार सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास